फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स। ठीक है, मैंने आपको इसका बेसिक बताया है, बस आज हम इसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में मैंने आपको 3 टाइप के ऑपरेशन पढ़ाए हैं जो किसी भी सेट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारे पास? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन क्या था? यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा ऑपरेशन था हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंस ऑफ सेट। थर्ड क्या था हमारे पास? तो थर्ड था डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये 3 ऑपरेशन हमने पढ़े हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत अच्छे से इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस किए। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक पार्ट को देख कर ही इस टॉपिक पे आइए, इस क्लास पर आइए, ताकि आपको हर चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप डायरेक्ट इस पर आएंगे तो हो सकता है आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन इतने अच्छे से समझ में ना आए। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के कुछ क्वेश्चन, और इसके आगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, बाकी के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इफ ए सेट्स इज गिवन बाय 1 2 3 एंड बी सेट इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 6, फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 एंड 3, और जो बी सेट है वो हमारे पास क्या है? तो बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन जो बी होगा, ए सेट्स और बी सेट्स का अगर आप यूनियन फाइंड करोगे तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का साइन। हमें ए यूनियन बी ही फाइंड करने का बोला है, तो ए यूनियन बी क्या होता है? तो ये भी एक सेट ही होता है, तो इसको भी आप क्या बनाओगे? एक सेट ही बनाओगे। और इसके अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो दोनों के कॉमन एलिमेंट होते हैं सिर्फ हम उनको एक बार ही लिखते हैं। जैसे आप ए सेट के एलिमेंट देखोगे तो 1 2 3, यहाँ पर अगर आप देखोगे बी सेट के एलिमेंट, तो ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं इस ए यूनियन बी के अंदर, और जो बहुत कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। तो 1 2 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखोगे बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6, तो 3 हम ऑलरेडी ए सेट से लिख चुके हैं, तो आप लिखोगे 4 5 एंड 6। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। इसमें ए और बी दोनों के ही एलिमेंट आते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ हम एक बार ही लिखते हैं। तो ए यूनियन बी, इसका फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों ही सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। आप ए सेट से अगर A1 को लिख चुके हो और अगर वो 1 एलिमेंट बी सेट के अंदर भी है तो आप सिर्फ 1 को एक बार ही लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट ए बी द सेट ऑफ ओड नंबर एंड बी बी द सेट ऑफ इवन नंबर, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पर अगर हमारे पास देखे जाए तो 3 और 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन हम बाय मिस्टेक इसमें लिख नहीं पाए हैं, तो एक आप लिख लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक ऑप्शन में लिख देता हूं यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक आप लिख लीजिए एम्प्टी सेट। एक आप क्या लिख लीजिए? एम्प्टी सेट। अब देखो हमारे पास जो ए है वो सेट ऑफ ओड नंबर है, ओड नंबर का सेट है हमारे पास ए, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ओड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ओड नंबर। और बी जो सेट है वो हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर। जो बी क्या दिया है? सेट ऑफ इवन नंबर दिया है, तो हम क्या लिख लेंगे? इवन नंबर का सेट लिख लेंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और हमसे बोला है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना। क्या फाइंड करना? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब जो ए सेट और बी सेट दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आते हैं ए इंटरसेक्शन बी में।
तो अगर आप देखोगे ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 3 5 7 9 और बी सेट के एलिमेंट है 2 4 6 8 10, ये भी कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और ये भी कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। लेकिन ये जो सेट है वो ओड नंबर का सेट है, ये सेट जो है वो इवन नंबर का सेट है। अब मुझे बता इन दोनों में कुछ कॉमन दिखेगा क्या, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इन दोनों के अंदर कुछ भी चीजें कॉमन नहीं होगी, क्योंकि ओड नंबर के अंदर ना तो इवन नंबर आएंगे और ना इवन नंबर के सेट में कहीं ओड नंबर आएंगे। इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन पॉइंट होंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो हमारे पास इस एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नो एलिमेंट, और इसको या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, और इस सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, जिसे हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओड नंबर और इवन नंबर के बीच में कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कॉमन नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो भी एक सेट ही होता है, और जो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, हमें यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स दिए हैं, और बी सेट के अंदर क्या दिए हैं, ए ई यू, देन ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि ए सेट के जो एलिमेंट है वो हमारे पास है ए ई आई ओ यू, और बी सेट के जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, ए ई यू। अब आप इन दोनों का यूनियन फाइंड करोगे तो इसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी भी क्या होता है, तो ये भी एक सेट ही होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए यूनियन बी में मैंने आपको बताया था ए के भी एलिमेंट आते हैं, बी के भी एलिमेंट आते हैं, ठीक है, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उनको सिर्फ हम एक बार ही लिखते हैं। तो पहले हम ए सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब बी सेट के एलिमेंट अगर आप देखोगे तो बी सेट में क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास, ए ई यू, और जो कि हम पहले ही ए सेट के अंदर लिख चुके हैं, ए ई और यू। तो जो हम पहले ही लिख चुके हैं तो हम इसको डबल से रिपीट नहीं करते हैं, ये यूनियन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है। अब अगर आप देखोगे तो ए यूनियन बी क्या मिल गया हमें, ए ई आई ओ यू, और ए यूनियन बी यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो ए सेट के अंदर थे ए ई आई ओ यू, वही हमारे पास किसके अंदर मिले हैं, ए यूनियन बी के अंदर मिले हैं। इसका मतलब ये जो सेट है ये किसके इक्वल है, तो ये सेट ए के इक्वल है। तो हमसे ए यूनियन बी की वैल्यू पूछी है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए ही हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी बताया है कि इसमें आप क्या करते हो, तो ए यूनियन बी के अंदर एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू बोथ, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इसमें या तो a के एलिमेंट आएंगे या b के एलिमेंट आएंगे या दोनों के एलिमेंट आएंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, सर इसमें आप कभी कभी तो आप बोलते हो दोनों के एलिमेंट आएंगे लेकिन कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि या तो a आएंगे या b आएंगे, क्योंकि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर और लिखा होता है, या तो a के आएंगे या b के आएंगे या दोनों के आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ए यूनियन जब हमने बी फाइंड करा तो यहाँ पर जो एलिमेंट आए हैं वो देखो पूरी तरीके से एलिमेंट ए के ही आ गए हैं, ठीक है। अगर यही सेट को मैं पलट दूं और इसको अगर मैं बोल दूं बी सेट है और अगर मैं इसको बी ए बोल दूं तो आप देखोगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इस केस में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब तो ये जो एलिमेंट हो जाएंगे वो पूरे किसके हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंट होता ई के अलावा, यू के अलावा मैं इस बी सेट में कोई एक और एलिमेंट ले लेता, सपोज दैट एम, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इस सेट के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट एम भी हो जाता। फिर हम क्या बोलते हैं कि सर इसमें या तो ए के एलिमेंट भी हैं, बी के एलिमेंट भी हैं और दोनों के एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो ए के हो सकते हैं, जो मैंने अभी का आपको केस बताया जो हमें क्वेश्चन में दिया है, अगर आप इसको चेंज कर दे तो ये बी कर दे तो ये कर दे तो ये पूरी तरीके से एलिमेंट बी के हो जाते हैं। और कोई एक ऐसा एलिमेंट भी होता है जो बी में ए से हटके होता है, कोई डिफरेंट एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर वो ए बी या
दोनों के एलिमेंट भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कि इसके अंदर या तो ए के एलिमेंट आएंगे या बी के आएंगे या दोनों के आएंगे। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया, हम देखेंगे इसके क्वेश्चन भी आगे हम सोल्व करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए ई यू देन ए इंटरसेक्शन बी। हमसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोज एलिमेंट हु आर कॉमन इन बोथ सेट, हु आर कॉमन इन बोथ सेट। ऐसे एलिमेंट का सेट मिलेगा हमें यहां से, ठीक है, जो क्या होंगे दोनों सेट में कॉमन होंगे। तो मैंने आपको बताया ए सेट बी सेट का यूनियन भी करोगे तो भी वो एक सेट ही होता है, इंटरसेक्शन भी अगर आप निकालोगे तो इंटरसेक्शन बी भी हमें एक सेट ही देता है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमसे पूछा है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो सब एलिमेंट आ जाएंगे जो दोनों सेट के अंदर कॉमन है। दोनों सेट के अंदर कॉमन क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पर ए ई यू है और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ए ई यू, ये दोनों ही सेट के अंदर है। तो ए इंटरसेक्शन बी में दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही एलिमेंट आते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की। और यहां से अगर आप देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ई यू। ए ई यू किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये सेट बी के इक्वल ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 6 एंड फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, इसका मतलब ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हमें वो देखने हैं। तो मुझे बताओ यहाँ से 1 2 3 है, यहाँ पर 3 4 5 6 है, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, तो दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है 3 है। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये ट्रू होगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये जो होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कम्यूटेटिव लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होता है। तो इसी को हमने किससे नाम दे दिया, कम्यूटेटिव लॉ में। और यही हमसे पूछा ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू होगा। कैसे होगा, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 2 3 एंड 4। हमसे ए यूनियन बी पूछा जा रहा है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में है, लेकिन दोनों में जो कॉमन है वो नहीं आएंगे। तो आप देखोगे 1 2 3 हमने ए सेट के एलिमेंट लिख लिए और बी सेट के एलिमेंट भी इसमें आएंगे, लेकिन बी सेट के वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो ए में भी है। इसका मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो आप देखोगे ए सेट से हम 2 और 3 लिख चुके हैं, तो आप 2 3 यहाँ पर नहीं लिखोगे, आप सीधा क्या लिखोगे 4। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 4। अगर आप बी यूनियन ए फाइंड करते हो तो बी यूनियन ए में तो पहले आप बी सेट के एलिमेंट लिख लो, तो बी सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 2 3 4। अब इसके ए सेट के एलिमेंट आएंगे और ए सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, ठीक है, या फिर हम सॉरी बी में हम लिख चुके हैं, जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट नहीं आएंगे। तो आप देखोगे यहां से सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 2 3 हम बी सेट के एलिमेंट लिख चुके हैं। तो ये हो जाएगा। तो आप देखोगे ए यूनियन बी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 है, और बी यूनियन ए क्या है हमारे पास, तो ये भी 2 3 4 1 है। दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो सेम है। इसका मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होते हैं। मैंने बताया था सेट के अंदर जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है, आप उसको किसी भी प्लेस पर लिख सकते हो, लेकिन एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के इक्वल ही है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यूनियन के केस में, और ये होता है ट्रू। यही कंडीशन अगर आप इंटरसेक्शन के केस में भी देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ये भी
हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव लो है किसका, इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये भी उस लो को फॉलो करता है, इंटरसेक्शन भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड ए यूनियन बी। मैंने आपको बताया ए यूनियन बी के वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में, ठीक है। तो हमें यहाँ से डायग्राम दिया है इसमें, तो ए यूनियन बी, तो देखो ये वाला जो पूरा सेट है वो ए है, ये वाला पूरा सेट जो है बी है, इसका मतलब इनमें या तो ए के एलिमेंट आएंगे या बी के आएंगे या दोनों आएंगे, ठीक है। तो आप वेन डायग्राम में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये जो पूरा देख पा रहे हो आप शेडेड पोर्शन, ठीक है, यहाँ से ये पूरा शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो ये ए यूनियन बी का होता है। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, आप प्रीवियस पार्ट को देखकर एक बार जरूर आइए। तो ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है ये किसका वेन डायग्राम होता है, तो ये ए यूनियन बी का होता है। और ए यूनियन बी के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ए भी आ जाएगा, बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे और जो दोनों में कॉमन है वो भी, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा भी यहाँ पर आ जाएगा, तो a प्लस सी प्लस बी ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, a यूनियन b का पार्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में हमें क्या देखना है, जो कॉमन पार्ट है वो देखना है, वही कॉमन पार्ट ही क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ये पूरा जो है वो ए है, ये पूरा जो है वो बी है। अब आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है वो ए के अंदर भी है और यही वाला पोर्शन बी सेट के अंदर भी, और हमें यही निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में आप देखोगे जो सी वाला पार्ट है वो दोनों के अंदर है, ये ए सेट का भी एक पार्ट है और ये बी सेट का भी एक पार्ट है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। और इससे पहले का अगर आपने पार्ट देखे हैं, इससे पहले की मेरी क्लास देखी तो आप इसको डायरेक्ट देख के आंसर बता दोगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पहले ये चीजें पढ़ा चुका हूँ वेन डायग्राम में ही। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है वो इन द गिवन वेन डायग्राम ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी लेना है हमें, बी के एलिमेंट भी लेना है हमें, और जो दोनों में कॉमन है वो हमें क्या करना है, लेना है, लेकिन उनको रिपीट नहीं करना है, और रिपीट नहीं करना है। तो आप देखोगे ए सेट जो है हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट है 2 और 4, और बी सेट जो हमें दिया है उसके अंदर एलिमेंट क्या है 3। तो अब ए यूनियन बी में दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, तो आप देखोगे ये आ जाएगा 2, 3 एंड 4। तो यहाँ से जो ए यूनियन बी का सेट होगा उसमें ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के एलिमेंट भी आएंगे, और जो कॉमन होंगे वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कॉमन कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 फाइंड ए माइनस बी। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है वो हमें दिया है डिफरेंस ऑफ सेट। मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ाया था जिसमें यूनियन ऑफ सेट्स मैंने आपको पढ़ाया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एंड लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस ऑफ सेट्स पर ही है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं, कोई ए सेट में से, यहाँ पर हमें देखो इसी क्वेश्चन को लेके हम सोल्व करते हैं। ए सेट हमें क्या दिया है 1 2 3 एंड 4, और बी सेट के एलिमेंट क्या है, तो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो बी सेट के अंदर क्या है 3 4 5 एंड 6। हमसे पूछा है ए माइनस बी करना है, हमें क्या करना है, ए सेट में से बी माइनस करना है। तो एक चीज याद रखना, जब आप ए सेट के ए माइनस बी करते हो तो ए माइनस बी में यहां से भी हमें एक सेट ही मिलेगा और एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें ए सेट के एलिमेंट होंगे, लेकिन ए सेट के वो एलिमेंट नहीं होंगे जो सेट बी में भी है। मतलब ए सेट के अंदर से बी सेट के जो भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, हम माइनस कर देते हैं। तो आप ए सेट के अंदर एलिमेंट देखोगे क्या है 1 2 3 एंड 4, और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 3 4 5 एंड 6। तो आप देखोगे जो ए सेट के अंदर जो 3 है और जो 4 है वो बी सेट के अंदर 3 और 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो होगा कि आप ए सेट के अंदर
ए माइनस बी में तो जो एलिमेंट आते हैं वो सेट ए के एलिमेंट ही आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो सेट बी में है। तो बी सेट में आप देखोगे 3 और 4 एलिमेंट भी है जो सेट ए में भी है, तो ए के सेट के वो एलिमेंट नहीं आएंगे, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 1 और 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, यहीं अगर मैं इसी क्वेश्चन को b माइनस ए करता तो b माइनस ए का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मैं b सेट के अंदर एलिमेंट b में से a सेट के एलिमेंट को माइनस कर रहा हूँ, और b में से a सेट के जब हम एलिमेंट माइनस करेंगे तो इसमें b सेट के ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो सेट a में भी है। तो b सेट के एलिमेंट अगर हम देखें तो क्या है 3 4 5 6, और ए सेट के एलिमेंट क्या है 3 4। तो आप 3 4 बी सेट के अंदर भी है, 3 4 ए सेट के अंदर भी है। तो मैंने आपको बताया जब आप बी माइनस ए करते हो तो बी सेट के एलिमेंट ही आते हैं, लेकिन उनमें से उन एलिमेंट को हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं जो सेट ए के अंदर है। तो सेट ए के अंदर क्या हमारे पास 3 4 भी है, तो इसका मतलब जो बी सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट बचे 5 और 6, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। अब इस केस में आप एक चीज और देख पा रहे हो कि जरूरी नहीं है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर हो। हमने अभी तक यूनियन के केस में देखा था कि ए यूनियन बी इक्वल होता था बी यूनियन ए के, और हमने इंटरसेक्शन के केस में भी देखा था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, लेकिन ए माइनस बी इक्वल नहीं होता है बी माइनस ए के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 फाइंड बी माइनस ए। मैंने अभी आपको सोल्व करा दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए ऑलवेज करेक्ट। मैंने आपको अभी बताया है पहले क्वेश्चन से ही, ये बाकी के 3 क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया था कि ए माइनस बी माइनस ए जरूरी नहीं हमेशा क्या हो बराबर हो, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए देन ए एंड बी आर इक्वल। सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। क्वेश्चन क्या है इसका, जब a माइनस बी और b माइनस ए अगर इक्वल होते हैं तब ये चारों में से a और b के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा मुझे बताओ। अगर मैं कोई a सेट लेता हूं, सपोज दैट a सेट मैंने लिया, तो ये हो जाएगा 2 3 एंड 4। ठीक है, और अगर मैं b सेट लेता हूं उसके अंदर भी एलिमेंट लेता हूं 2 3 एंड 4, मुझे अब a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी करना तो a में वो एलिमेंट हटाना है जो b के अंदर भी है। तो आप देखोगे a और b के अंदर दोनों एलिमेंट, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट सेम है, इसका मतलब आप पूरे एलिमेंट को हटा दोगे, पूरे एलिमेंट को हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप b माइनस ए करोगे तो आपको क्या करना है, b के एलिमेंट को लेना, लेकिन बी के अंदर जो एलिमेंट, ए के अंदर भी जो एलिमेंट है बी सेट में आपको वो नहीं लेना। तो आप देखोगे बी में से आपको 2 3 4 लोगे, लेकिन जो सेट ए के अंदर भी वो 2 3 4 है, इसका मतलब यहाँ भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा, ये भी एक एम्प्टी सेट होगा, ये दोनों बराबर है। ए माइनस बी यहाँ पर बराबर है बी माइनस ए के, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए सेट और बी सेट ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाकी के केसेस अगर आप चेक करोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब बराबर होते हैं जब ए और बी क्या होते हैं, दोनों इक्वल सेट होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आगे के क्वेश्चन क्या दिया, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नेचुरल नंबर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर जो आर है हमारे पास वो सेट किसका है, रियल नंबर का। तो रियल नंबर के अंदर वो सभी नंबर आ जाते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान के चलो -3 -2 -1, ठीक है, और इसके बीच के भी सभी नंबर आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया था रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर अगर आप देखोगे तो रेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर भी आते हैं। और रेशनल नंबर को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सेट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में अगर आप 1/2 लेते हो, 1/3 लेते हो, तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में
एक्सप्लेन कर पाओगे क्या, इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट कर पाओगे क्या? तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर 1/2 1/3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो हमें क्या दिया है, आर जो सेट है वो एक रियल नंबर का सेट है, एंड एस, तो मैं लिख लेता हूं जो आर सेट है वो क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। एस इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, जो एस है वो सेट इज द रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। एंड डब्ल्यू इज, सॉरी दोनों ही दिए हैं, और हमसे पूछा आर माइनस एस, हमसे पूछा आर माइनस एस जो होगा वो सेट किसका होगा, सेट ऑफ इंटीजर होगा, सेट ऑफ होल नंबर होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चार ऑप्शन में से हमें बताना है आर माइनस एस क्या होगा। तो मुझे बताओ, जो आर होता है वो रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर होता है। मैं इसको पूरे कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे एक नेक्स्ट स्लाइड पे। रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर में हमने देखे तो दो तरह के नंबर आ जाते हैं, एक आ जाते हैं विथ डेसिमल, है ना, जिनको हम डेसिमल में लिखते हैं, और दूसरे नंबर वो आ जाते हैं जिनको हम विदाउट डेसिमल लिखते हैं। ठीक है, विदाउट डेसिमल। और विदाउट डेसिमल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो सबसे पहला आ जाता है नेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर ये क्या होते हैं, सब विदाउट डेसिमल होते हैं, बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास होल नंबर। ठीक है, और दूसरी हम बात करें इंटीजर, तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो इंटीजर आएगा, इससे रेशनल नंबर के अंदर विदाउट डेसिमल के अंदर इंटीजर आएगा, और इंटीजर में भी हमारे पास नेशनल नंबर नेचुरल नंबर आ जाते हैं, फिर इसके बाद होल नंबर। विथ डेसिमल में आप देखोगे तो आपके पास जो डेसिमल वाले होते हैं वो भी तीन टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, एक ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, अब हमसे ये जो पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, आर माइनस एस, हमसे क्या पूछा है, आर माइनस एस, और आर जो है वो क्या है, रियल नंबर है, आर जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, और एस हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। आर एस क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है। अगर आप रियल नंबर में से देखोगे रेशनल नंबर को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो जो रियल नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास रेशनल नंबर, और एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। अब हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमें क्या क्या दिया है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल नंबर देखोगे तो रियल नंबर दो तरीके होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अगर आप पूरे रेशनल नंबर को माइनस कर देते हो तो फिर आपके पास बचता क्या, इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए जो रियल नंबर होते हैं उसके अंदर दो टाइप के नंबर आते हैं, एक तो रेशनल नंबर भी आता है और एक इरेशनल नंबर भी आता है। और रियल नंबर में से अगर आपको रेशनल नंबर माइनस करने का पूछ रहा है वो, तो बाकी के जो नंबर बचेंगे वो सभी क्या बचेंगे, हमारे पास इरेशनल नंबर बचेंगे। तो इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो सेट ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर होगा। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if a is equal to 1 2 3 and b is equal to 2 3 4 and c is equal to 2 3 5 and d is equal to a 3 5 7 1 3 5 7 find a union b intersection c union d। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप जहां पर ब्रैकेट देख रहे हो आप उसको पहले सोल्व करोगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, a यूनियन b फाइंड करना है, c यूनियन d फाइंड करना है, और उन दोनों का भी हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी के अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ आप एक बार लिखोगे। तो ए सेट के एलिमेंट अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3। ए सेट के एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3। बी सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, 2 3 4 है। तो 2 3 आप पहले लिख चुके हो, आप सिर्फ क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। मैंने बताया था कॉमन एलिमेंट को आप रिपीट नहीं करते हैं। तो ये तो हो जाएगा ए यूनियन बी। दूसरा आप देखोगे
सी यूनियन डी, तो सी यूनियन डी हम फाइंड कर लेते हैं। तो सी यूनियन डी, सी यूनियन डी के अंदर सी और डी के दोनों के एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार लिखोगे। तो सी के अंदर एलिमेंट देखो क्या है, 2 3 एंड 5, तो यहां पर हो जाएगा 2 3 एंड 5। अब डी के एलिमेंट भी आएंगे, लेकिन जो पहले आ चुके हैं ए सी में वो नहीं आएंगे। तो 3 एंड 5 हम यहाँ लिख चुके हैं, बचा क्या 1 और 7। तो आप यहाँ पर क्या लिख लो 1 लिख लो, और यहाँ पर आप क्या लिख लो 7 लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा सी यूनियन डी। अब हमसे पूछा ए यूनियन बी और सी यूनियन डी का इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी यूनियन डी। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आते हैं इंटरसेक्शन में, मैंने आपको बताया। तो इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो तो आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 2 3 5 एंड 7। तो आप देखोगे ये जो 1 2 3 एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर भी है, और ये जो है वो ए यूनियन बी के अंदर भी है, और ये ए सी यूनियन डी के अंदर भी है। तो यही हमसे पूछा था कॉमन एलिमेंट क्या होगा। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या हो जाएंगे 1 2 3। तो ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। और 1 2 एंड 3 देखो हमें क्या दिया है, सेट ए दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी यूनियन डी। यहां से जो हमें एलिमेंट मिलेंगे वो सेट ए के एलिमेंट ही मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जहां पहले ब्रैकेट लगाए उसको आपको सोल्व करना है, और इसके बाद उसके बीच में या तो यूनियन दे देगा, या इंटरसेक्शन दे देगा, या डिफरेंस दे देगा। तीनों ऑपरेशन के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a is equal to 1 2 3, b is equal to 2 3 4 एंड c is equal to 2 3 5 एंड d is equal to 1 3 5 7। हमसे पूछा a यूनियन b और c यूनियन d, a इंटरसेक्शन b दिया है, c इंटरसेक्शन d दिया, और अब इन दोनों के बीच में हमसे यूनियन पूछ लिया। तो पहले आप क्या करोगे a इंटरसेक्शन b फाइंड करोगे। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब a और b के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें देखना है। ए क्या है हमारे पास 1 2 3, बी क्या है हमारे पास 2 3 4। तो आप देखोगे 2 3 यहाँ पर भी है, 2 3 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3, और यही होता है ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा में आप देखोगे सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी के बीच में कॉमन एलिमेंट देखो क्या है सी सेट और डी सेट के। तो यहाँ पर दिया है हमको 3 5, यहाँ पर भी हमको दिया है 3 5, ठीक है। बाकी यहाँ पर 2 1 7 ये दोनों में कॉमन नहीं है। तो 3 एंड 5 ये सी इंटरसेक्शन डी के सेट्स में आ जाएंगे। अब हमसे इसका यूनियन पूछा है, तो हमसे इसका यूनियन पूछा है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन डी के बीच में जो दोनों एलिमेंट आएंगे, दोनों के एलिमेंट आएंगे यूनियन के अंदर, लेकिन जो कॉमन है उनको सिर्फ आप एक बार लिखोगे। तो आप देखोगे यहाँ पर कितना है 2 3, यहाँ पर कितना है 3 5। तो आप इसको लिख लोगे 2 3, ए से ये ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट आ जाएंगे। यूनियन करना है तो हमें सी इंटरसेक्शन डी का भी लेना पड़ेगा, लेकिन कॉमन एलिमेंट आप नहीं लोगे क्योंकि 3 आप ले चुके हो। तो ये हो जाएगा 2 3 5, और 2 3 5 अगर आप देखोगे तो ये किसके इक्वल है, सेट सी के इक्वल दिया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सी। तो ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन डी का जो यूनियन होगा वो सेट सी के इक्वल ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड बी इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड सी इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर देन फाइंड ए माइनस बी। हमसे क्या बोला है, जो ए सेट है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें हमें पता है कहाँ से आ जाएंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड इसी तरीके से चलता जाएगा ये इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। दूसरा क्या दिया हमें, जो बी सेट दिया है, बी इज द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। तो जो बी हो जाएगा वो ओड नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब 1 3 5 7 9 एंड इनफाइनाइट तक ये भी चलता जाएगा। एंड सी इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। जो सी हो जाएगा वो सेट किसका होगा, इवन नेचुरल नंबर का। तो आप देखोगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इवन नेचुरल नंबर का सेट। हमसे क्या पूछा है, फाइंड ए माइनस बी। ए में से हमें क्या करना है, बी माइनस करना। तो देखो जो ए सेट है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और बी जो सेट है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। तो मुझे ये बताओ, अगर आप पूरे नेचुरल नंबर देखोगे तो पूरे जो नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या होते हैं, ओड नेचुरल नंबर भी होते हैं जैसे 1 3 5 7, और हमारे पास इवन नेचुरल नंबर भी होते हैं 2 4 6। अब हमसे क्या बोल रहा है, पूरे नेचुरल नंबर में से अगर आप क्या करते हो, इवन नेचुरल नंबर्स को माइनस कर देते हो जैसे ए सेट के अंदर, तो ये क्या बचेगा आपके पास, फिर बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या, इवन नेचुरल नंबर। सिर्फ क्या बचेंगे आपके पास, इवन नेचुरल नंबर बचेंगे, क्योंकि ए सेट के अंदर जो हमारे पास वो इवन नेचुरल नंबर भी होते हैं और ओड नेचुरल नंबर भी होते हैं। और हमसे पूछा है कि अगर आप पूरे नंबर में से अगर आप ओड नेचुरल नंबर माइनस कर देते हो ए सेट के अंदर से, तो फिर हमारे पास सिर्फ क्या बचेंगे, इवन नेचुरल नंबर बचेंगे। और इवन नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सेट सी है। इसका मतलब ए माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आ सेट इज नेचुरल नंबर, जो सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर ए है, बी जो सेट है वो ओड नेचुरल नंबर है, एंड सी इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, एंड फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। देखो ए जो सेट है वो नेचुरल नंबर का, तो आप इसमें लिख लोगे 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक जाएगा ये। जो बी सेट है वो हमारे पास ओड नेचुरल नंबर है, तो 1 3 5 7 ये सब आपको पता होगा, ये ओड नेचुरल नंबर होते हैं। सी जो सेट है वो इवन नेचुरल नंबर का, इसका मतलब 2 4 6 8 10 ये सब हमारे पास इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब हमसे क्या पूछा है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी जो सेट है हमारे पास इवन नेचुरल नंबर का है, सी जो सेट है हमारे पास ओड, सॉरी बी जो है वो ओड का है, ओड नेचुरल नंबर, सी सेट के अंदर हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है। हमसे इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है, बी इंटरसेक्शन सी। तो अब मुझे बताओ, इवन नंबर का सेट ये है, ओड नंबर का सेट ये, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन मिलेगा क्या? तो इवन नंबर के अंदर ना तो आपको ओड नंबर मिलेंगे और ना ओड नंबर के अंदर आप ना ही आपको इवन नंबर मिलेंगे। इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए। मुझे ये बताओ, पहली चीज तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होता है बी यूनियन ए के, होता है कि नहीं? तो अब यहाँ पर देखोगे ए यूनियन बी हमारे पास ये है, ए यूनियन बी, और जो बी यूनियन ए दिया है उसको भी तुम ए यूनियन बी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा इक्वल होते हैं। अब ए यूनियन बी ही ए हो जाएगा, ए यूनियन बी ही ए हो जाएगा। इन दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन पॉइंट निकालना है, कॉमन एलिमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ए यूनियन बी के ही होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर दिया इसका यूनियन निकालना हमें बी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो मुझे बताओ, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। अब इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का बी इंटरसेक्शन ए लिखो या आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही है। ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी के साथ ही हमें यूनियन निकालना, तो दोनों में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो दोनों में देखोगे आप क्या जाएंगे, ए यूनियन बी के एलिमेंट ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में भी वो एलिमेंट होंगे, वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। दोनों का यूनियन करोगे तो दोनों के एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन कॉमन जब आप निकालोगे तो कॉमन में मैंने बताया था कॉमन एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। इसका मतलब ए यूनियन बी ही इसका, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको इनकरेक्ट कर लेना, ये राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ए डैश, ये क्या होता है, ए डैश डिनोट्स व्हेन यू इज अ यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको बताया था यू क्या होता है। ये देखो जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है।
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? तो अब सपोज दैट हमारे पास एक यू सेट है, यू सेट मतलब यूनिवर्सल सेट है, जैसे 1 2 3, आप एक यूनिवर्सल सेट ले लो। एक कोई दूसरा सेट ले लेते हैं हम ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। अब हमसे पूछा कि कॉम्प्लीमेंट सेट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट सेट को क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब ए को हम ऊपर लगा देते हैं डैश, ये किसको डिनोट करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और ये कैसे फाइंड करते हो आप, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हो, ए सेट को अगर आप माइनस कर देते हो तो जो हमारे पास सेट बचता है वो क्या बचता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, देखोगे तो 1 2 और 3, इसमें से आप माइनस कर दोगे किसको, ए सेट को, तो हो जाएगा 1 2। मैंने आपको बताया था यू में से अगर आप ए माइनस करोगे तो इसमें यू के ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे, उन एलिमेंट को आप माइनस कर दोगे जो सेट ए के अंदर है। तो आप देखोगे 1 2 इस सेट में और 1 2 इस सेट में एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ए के अंदर ये एलिमेंट है। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा। तो ये सिर्फ हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में तो कि व्हाट डज ए डिनोट, ए डैश दिया है ना, ए डैश, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और ये कैसे निकालते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए सेट को माइनस कर देते हो, यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए सेट को माइनस कर देते हो तो इसी को हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, और इसको हम ए के ऊपर डैश लगा के डिनोट करते हैं। तो हमसे ए डैश का मतलब पूछा था इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो, हमने जब इसको सोल्व करा एक एग्जांपल लेके, तो हमारे पास ए डैश की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। अब मैं आपसे बोलूं कि ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये ए डैश के भी ऊपर डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करोगे, ए डैश को आप माइनस कर दोगे। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, तो 1 2 3, और ए डैश जो है वो हमारे पास क्या है, तो ए डैश हमारे पास देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 3। मैंने आपको बताया था इसमें से यू सेट के ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो ए डैश में है। तो आप देखोगे इसमें 3 नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 और 2, तो 1 और 2, तो 1 और 2 ये किसके इक्वल है, तो आप देखोगे 1 और 2 जो हमारे पास सेट था ए, उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो ये हमें क्या देता है, ए ही देता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और मैंने आगे आपके साथ डिस्कस भी करूंगा मैं आगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप क्या करते हो, ए कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ये हमेशा सेट ए के इक्वल आता है। और कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो किसी यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए सेट को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 एंड 5 एंड बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर ऑफ 210 देन फाइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखो जो ए सेट दिया है वो हमें दिया है 2 3 एंड 5, ठीक है। और जो बी सेट, जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है वो हमसे क्या बोला है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 210। बी सेट के यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो ये आ जाएंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो अब इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके, तो अब 210 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 105 इंटू 2, ये शॉर्ट तरीका है करने का, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आपको इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो आप इसको लिख लो 15 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा 2। 15 को भी आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 7 इंटू 2। तो आप देखोगे यहाँ पर ये इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट को हम लिख सकते हैं यू, जिसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे 2 3 5 एंड
7 ये प्राइम फैक्टर होते हैं किसके 210 के। अब हमसे ए डैश पूछा है तो ए डैश कैसे निकालोगे, तो मैंने अभी आपको बताया जो ए डैश होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होता है वो कहता है यूनिवर्सल सेट में से आप ए सेट को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 2, 3, 5 एंड 7 और जो ए सेट है वो हमारे पास क्या है 2, 3 एंड 5। तो आप देखोगे यहाँ से जो हमें एलिमेंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो यहाँ जो ए डैश की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी ए डैश की वैल्यू 7। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या ए होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं ये होता है ना। ये ए सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो और उसका भी आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो तो ये हमेशा ए के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट यू जो हमें यूनिवर्सल सेट दिया है वो दिया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और ए सेट जो दिया है 1, 4 दिया है, बी सेट हमें दिया है 2, 3, 5। हमें क्या करना है फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है मतलब ए डैश फाइंड करना है। ए डैश क्या होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको हम माइनस कर देते हैं उनमें से ए सेट के एलिमेंट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और जो ए सेट के एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास, तो 1 एंड 4। तो आप देखोगे 1 और 4 को हटा दोगे ए से यूनिवर्सल सेट में से 1 और 4 को हटा दोगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, तो 2, 3, 5 एंड 6। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ऑप्शन ये दिख रहा है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड ए सेट हमें सेम दिया है। हमसे फाइंड बी डैश पूछा है मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो बी डैश आप कैसे फाइंड करोगे, तो यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करोगे बी सेट के एलिमेंट माइनस कर दोगे। तो बी सेट के एलिमेंट देखो आपके पास क्या है 2, 3, 5। तो आप 2 को नहीं लिखोगे, आप 3 को नहीं लिखोगे, आप 5 को नहीं लिखोगे, बाकी यू सेट के पूरे एलिमेंट लिख लोगे। तो आप देखोगे 1 और 6 बचा है, ओ सॉरी 1, 4 एंड 6 से बचा, तो 1, 4, 6 ऑप्शन नंबर सी में है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेट यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड ए इज इक्वल टू दिया 1, 4 एंड बी इज इक्वल टू दिया 2, 3, 5। देन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी का इंटरसेक्शन क्या इक्वल होता है ए यू बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ये क्या इसके इक्वल होता है ये हमसे पूछा है ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले आप क्या करो ए यूनियन बी फाइंड कर लो। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो इसमें ए और बी दोनों के ही एलिमेंट आएंगे लेकिन सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। तो ए देखो हमारे पास क्या दिया है 1 दिया है, 4 दिया है, बी से क्या दिया है 2, 3, 5। तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो आप पूरे दोनों के एलिमेंट लिख लोगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। हमें क्या निकालना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, तो आप क्या करोगे यूनिवर्सल सेट में से क्या करोगे ए यूनियन बी के एलिमेंट को माइनस कर दोगे। तो हमें क्या मिल जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन सेट क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें से अगर आप माइनस कर दे तो ए यूनियन बी के एलिमेंट, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो आप देखोगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर भी है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर भी है। सिर्फ हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें सिर्फ 6 मिल जाएगा ए यूनियन बी। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो ओनली क्या होगा 6 होगा। अब हम ये वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इस पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट में आप देखोगे यूनिवर्सल सेट में से आप ए सेट के एलिमेंट को माइनस कर दोगे। तो ए सेट के एलिमेंट क्या है 1 और 4। तो 1 और 4 को आप नहीं लिखोगे, बाकी के एलिमेंट लिख लोगे। तो 2, 3, 5 एंड 6 ये क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसी तरीके से आप निकालोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी कैसे निकालोगे, तो यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करोगे, बी सेट के एलिमेंट माइनस कर दोगे। तो बी सेट के एलिमेंट क्या है, 2 3 5 है, तो आप इस बार 2 को नहीं लिखोगे, 3 को नहीं लिखोगे, 5 को नहीं लिखोगे, बाकी किसको लिखोगे, तो आप लिखोगे 1 को, 4 को एंड 6 को। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 4 एंड 6। अब इन दोनों का हमसे क्या पूछा, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो आप इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जब देखने जाओगे तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट ओनली 6 होगा। तो यहाँ भी हमने देखा ये वैल्यू क्या दे रहा है, हमें सेम वैल्यू दे रहा है दोनों ही। यहाँ भी जो सेट मिल रहा है उसमें एलिमेंट 6 है, यहाँ भी जो सेट मिल रहा है उसमें भी एलिमेंट 6 है। इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें एक वेन डायग्राम दिया और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा एलिमेंट स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था, जब मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था, तो मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगल से हम डिनोट करते हैं और जो ए और बी होते हैं वो इसी के सबसेट होते हैं, इसलिए हमने इसको अंदर लिया। ए और बी देखो, तो ए और बी के अंदर यहाँ पर ए सेट है और ये बी सेट है, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है क्या, तो ए और बी के अंदर कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होते हैं तो उनको हम बोल देते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेट ए एंड सेट बी ये दोनों ही क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, अब हम उस पर चलते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी कब होता है, जब हमारे पास ए सेट के अंदर जो होता है वो बी सेट के अंदर के एलिमेंट जो कहीं ना कहीं सेट ए में भी होते हैं, या बी का कुछ पार्ट जो होता है वो अगर ए में भी होता है तो हम इसको बोल देते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर बी का कुछ पार्ट आपको ए के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों ही अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत होगा। बी सबसेट ऑफ है, अब बी के अंदर भी कोई ए का पार्ट है, नहीं है, दोनों ही अलग आप देख रहे हो, दोनों ही अलग है, तो ये भी नहीं होगा। यूनिवर्सल यू इज सबसेट ऑफ ए एंड बी, मुझे बताओ यू सबसेट होगा ए और बी का, नहीं होगा। बाकी जो ए और बी है वो सबसेट है यू के, क्योंकि यहाँ पर सबसेट क्या होते हैं, तो सबसेट के अंदर पूरा जो हमें यूनिवर्सल सेट दिया होता है उसके अंदर के पार्ट को ही हम सबसेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पूरे सेट का कुछ पार्ट ही हम लेते हैं जिसे हम सबसेट बोलते हैं। अब ए और बी का पार्ट है क्या यू, नहीं है, बल्कि यू का जो पार्ट है वो ए और बी है, तो ये भी नहीं होगा। ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, तो मैंने बताया था ये जो पूरा यूनिवर्सल सेट है उसी का कुछ पार्ट है ए और बी है, इसी का मतलब ये है कि ए और बी सबसेट ऑफ यू है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें देखो मैं डायरेक्ट स्पीड में आपको करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे पहले का पार्ट देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इन सब चीजों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको। एक बार आप वो पार्ट देखिए, इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो आप देख के आंसर कर पाएंगे। मैं तो फिर भी बहुत टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, आप सिर्फ ऑप्शन पढ़ोगे और आप देख के आंसर कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे के क्वेश्चन को समझने से पहले हमें जरूरी है जानना कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपको इसका पीछे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और इसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ये दो यूनिवर्सल सेट है। मैं आपको यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर हम किसको शो करते हैं, यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं। ये इसके अंदर कोई एक सबसेट है, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास ये जो सेट है वो एक यूनिवर्सल सेट है। इसी तरीके से मैंने यहाँ भी एक यूनिवर्सल सेट लिया है।
आप देखोगे तो ये वाला जो सेट है इस सेट को हम बोल देते हैं ए, और ये वाला जो सेट है इसको हम बोल देते हैं बी। इसी तरीके से इस सेट को मैं बोल देता हूँ ए, और ये जो वाला सेट है उसको हम बोल देते हैं बी। ठीक है, अब अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, अगर आपने देखी होगी मेरी क्लास तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो होता है वो क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर जो मैंने डार्क किया है ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। इस डायग्राम में ये वाला पोर्शन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में ही कॉमन होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, तो इसको हम बोल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। वो जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक, जो इसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ठीक है, ये दोनों शेडेड पोर्शन ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। इसी तरीके से ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो पार्ट है पूरा जो शेडेड रीजन है वो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो मुझे ये बताओ ए यूनियन बी को आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर आपको ए यूनियन बी लिखना है तो ए यूनियन बी, तो ये पूरा जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको पिंक कलर से, ये पूरा क्या है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम में। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो आप इसको किस तरीके से शो करोगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इस तरीके से मैं लिख दूंगा। इसका मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये किसका इक्वल होता है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट, ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो, इतना जो पार्ट है हमारे पास, तो देखो ये पूरा रीजन ए था, और ये वाला इतना जो रीजन है वो बी के अंदर है। तो अगर आप इस रीजन को माइनस कर दोगे तो यहां से ये वाला जो हमारे पास बचेगा, ये इतना एरिया है ना, ये सिर्फ इतना एरिया जो हमें दिख रहा है ग्रीन पार्ट में, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। इसी तरीके से आपको ये वाला जो ग्रीन एरिया दिख रहा है पूरा, ये वाला, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो हो जाता है बी माइनस ए। ये क्या होता है, बी माइनस ए होता है। इसी तरीके से आप यहां भी बोल दोगे ये क्या है, तो ये ए माइनस बी है हमारे पास, और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास बी माइनस ए है। अगर मुझे ए यूनियन बी को लिखना है तो आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, तो आप इसको लिख दोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी, इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस, यहां से देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो क्या है वो हमारे पास ये वेन डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पोर्शन बी माइनस ए को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दे तो ये वाला पोर्शन ए माइनस बी, ये जो पोर्शन है वो ए माइनस बी है, ये वाला जो पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी है, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको बड़ा वाला, ये पोर्शन बी माइनस है। अगर आप तीनों को ऐड कर देते तो ये पूरा पोर्शन बन जाता है। ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार मैंने प्लस कर दिया, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इसको मैंने एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ए सेट हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसके बाद ये बी माइनस है, तो ये बी वाला बी माइनस है, ये वाला पार्ट है, और इसमें ए इंटरसेक्शन ये पार्ट अगर आप ऐड कर देते हो तो इन दोनों को ऐड करने पे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट बी हो जाएगा। तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट
बी, और माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है, सॉरी, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, और माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है क्या, कि अगर आपको पूरे ए यूनियन बी सेट के अंदर के एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर आपको फाइंड करना है, तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला आप याद करोगे, इसको प्रूव करने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन कई बच्चे चाहते हैं कि उनको हर चीज़ का बेसिक पता हो, और मेरा भी तरीका आपको पता होगा कि मैं हर चीज़ का पहले बेसिक बताता हूँ और इसके बाद ही हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसके आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, ये मेरे पास है कोई यूनिवर्सल सेट है, और ये कोई सेट ए है, और यहां पर ये कोई सेट बी है। ठीक है, ये मान लिया हमने, ये सेट ए है, ये सेट हमारे पास बी है, और ये पूरा जो है वो यूनिवर्सल सेट है। मुझे बताओ ए और बी, तो यहां से अगर आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों के बीच में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो आप देखोगे सर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो कॉमन नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, या एम्प्टी सेट हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें बताना है, उसकी संख्या हमें बताना है। तो इस केस में तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए यूनियन बी हमारे पास क्या होता है, 5 है, ये 5 इसको हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर जो सेट ए है और ये सेट बी है, इसको हम बोलते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। तो आपसे ये भी पूछ कभी कभी क्वेश्चन में इस लैंग्वेज में दिया जाएगा कि ए एंड बी सेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो 5 है। अगर इसमें 5 है, इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 0 होंगे। तो अगर इस केस की बात करी जाए कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारे पास 5 है, तो जो पहला वाला फॉर्मूला ये वही फॉर्मूला हमारे पास, और ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और ये इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। कब, जब ए एंड बी सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, ये लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा, और इन दोनों सेट को हम डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। अगर ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, इसका मतलब ए और बी सेट जो है वो हमारे पास इनका जो वो एक 5 हो, इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो हम ए और बी को डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट एक लास्ट फॉर्मूले की तरफ और चलते हैं, फिर हम इसका कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास दो सेट की बात की थी, मैंने आपको दो फॉर्मूले डिराइव कराए। पहला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वेन दूसरा हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि वेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जब हमारे पास 0 हो, इसका मतलब ये कब होता है, जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट हो। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वही क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आगे के जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें यूज होंगे। थर्ड फॉर्मूला और देख लेते हैं हम। तो थर्ड फॉर्मूला, जब हमारे पास ए बी और सी तीन सेट दिए हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हमसे फाइंड करने का पूछे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, और ये हो जाता प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला भी हम इसी तरीके से डेराइव करते हैं, तो हमें इसका डेराइव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को सिर्फ इतना याद करने की कोशिश करेंगे, इसको हम अब डेराइव नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको डेराइव करना है तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि अब जो बी यूनियन सी है इसको आप पूरे को एज अ एक सेट मान के चलो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, और जहां जहां बी यूनियन सी है उसको आप एक मान के चलोगे तो ये पूरी तरीके से पहले वाले फॉर्मूले की तरह भी है सोल्व हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन जो आगे हम सोल्व करने वाले थे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमसे पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ, तो प्लस नहीं होता, मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला। यहाँ पर देखो ये माइनस नहीं होता है, फॉर्मूला इसका जो करेक्ट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तीनों में भी प्लस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ए यूनियन बी फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स ए एंड बी। हमसे पूछा ए यूनियन बी की वैल्यू हमें बताना है व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, ठीक है। तो मैंने बताया था जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 0, ठीक है। आपसे पूछा है चारों में से करेक्ट कौन सा है, और ए यूनियन बी की वैल्यू पूछी है आपसे, ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये जो इंटरसेक्शन होता है दोनों का वो 0 हो जाता है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ 0 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा, और यही हमसे पूछा है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ सेट ए हैज 10 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 20 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। देखो यहाँ हमसे ए और बी सेट की बात की है, तो इस एक्स यूनियन वाई को आप ए यूनियन बी कर लेना, ये बाय मिस्टेक हमने एक्स यूनियन वाई लिख दिया है। क्या बोला, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमें कितना दिया है, 10 या 10 बोल सकते हो आप। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 20, तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 20, ठीक है। 5 एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ, मैंने बताया था कॉमन या फिर दोनों के अंदर कॉमन होता तो इसको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हमें कितना दिया है, 5 दिया है। हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू ए के अंदर कितने एलिमेंट है, तो ए के अंदर 10 एलिमेंट है, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 20, और यहाँ से कितने एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 5 एलिमेंट है,
10 प्लस 20 करोगे ये हो जाएगा 30, 30 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या होगा 25 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स 7 ऑफ देम लाइक टी और कॉफी। देखो मैंने आपको बताया था, आपको मैंने जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि ए यूनियन बी का जो हमें सेट मिलता है, वो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, सपोज दैट वो एक्स है, तो एक्स इस तरीके का होता है कि जो एक्स वो बिलोंग्स करता है ए से और बिलोंग्स टू बी, ठीक है, और बोथ, ये उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। ए यूनियन बी में इसका मतलब इसके अंदर ए के एलिमेंट होंगे या बी के एलिमेंट होंगे या दोनों के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और जब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे, सपोज दैट एक्स है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन के केस में अगर हम बात करेंगे तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए से भी बिलोंग करेंगे और सेट बी से भी बिलोंग करेंगे। लेकिन यूनियन के केस में या तो वो क्या होंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे या सेट बी से बिलोंग करेंगे या दोनों सेट से बिलोंग करेंगे। तो ये चीजें आप याद रखना। तो यहाँ पर जब यूनियन की हम बात करते हैं तो हम वहां पर बात करते हैं और की, ठीक है। और जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं कि ये तो होगा साथ में ये भी होगा, मतलब सेट ए के जो एक एलिमेंट होंगे वो सेट ए से भी बिलोंग करेंगे और सेट बी से भी करेंगे, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन में आता है कॉमन, जो कि दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब जो एलिमेंट होगा वो सेट ए के अंदर भी होगा और सेट बी के अंदर होगा, तभी तो वो कॉमन होगा। लेकिन ए यूनियन बी में क्या होता है, या तो जो एलिमेंट है वो तो या तो सेट ए के अंदर होगा या सेट बी के अंदर होगा या दोनों के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम एंड की बात करेंगे तो एंड के केस में हम हमेशा बात करेंगे इंटरसेक्शन की, और जब हम और की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, ए यूनियन बी की। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स 7 ऑफ देम लाइक टी और कॉफी। देखो क्या बोला, 7 जो हैं उनमें से वो लाइक करते हैं टी और कॉफी, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं कि लेट टी बी द मेंबर, लेट टी बी द मेंबर हु लाइक्स टी, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर कॉफी है, तो कॉफी हमारे पास ऐसे मेंबर होंगे जो लाइक करते होंगे क्या, कॉफी होंगे, जो लाइक करते होंगे कॉफी। तो यहाँ पर अब हमसे क्या बोला है, इन अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स है, कोई 10 मेंबर की फैमिली है जिनमें 7 ऑफ देम लाइक टी और कॉफी। 7 मेंबर ऐसे हैं जो लाइक या तो टी करते हैं या कॉफी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो सेट हमारे पास टी यूनियन सी होगा, मैंने आपको बताया। तो या की केस जाए या फिर और का जब भी केस आ जाए, मतलब वो यूनियन की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट टी यूनियन सी में कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 7, ठीक है। 4 ऑफ देम लाइक टी एंड 4 ऑफ देम लाइक टी, 4 मेंबर ऐसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर नंबर ऑफ मेंबर जो क्या करते हैं, टी पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, ठीक है। एंड 5 ऑफ देम लाइक कॉफी, और 5 मेंबर्स ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स हु लाइक्स कॉफी, तो ये कितना हो जाएगा, तो ऐसे कितने 5 मेंबर है। हमसे पूछा हाउ मेनी ऑफ देम लाइक बोथ टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, एंड का केस है, इसका मतलब नंबर ऑफ मेंबर हु लाइक टी एंड कॉफी। तो हमसे बात कर रहा है टी एंड सी के इंटरसेक्शन की, तो टी एंड सी के इंटरसेक्शन की हमसे क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। तो अगर आपका इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो हमने अभी डिस्क्राइब भी किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट टी इंटरसेक्शन सी। हमें इसकी वैल्यू दी है, कितनी दे रखी है हमें, 7, ठीक है। इसके बाद हमें
टी पसंद मतलब या जो चाय पसंद करते हैं उसकी मेंबर कितने हैं, तो उसमें मेंबर है हमारे पास 4, प्लस यहाँ से सी में कितने मेंबर है, तो सी में हमारे पास 5 मेंबर है। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा एन टी इंटरसेक्शन सी। जब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, तो +5 और +4 ये हो जाएगा 9, और प्लस का 7 उस साइड जाएगा तो माइनस का 7, और 9 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। मतलब दो मेंबर ऐसे होंगे या तो जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते होंगे, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको सोल्व करके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि ये हमें वैल्यू इंटरसेक्शन की दे रखी है, यूनियन की दे रखी है, और हमसे क्या पूछा है, ये चीजें आपको क्वेश्चन पढ़ के समझनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सिटी ऑफ 1000 पॉपुलेशन, किसी एक सिटी में 1000 पॉपुलेशन है, ऑल पीपल्स रीड न्यूज़पेपर, और जो सभी के सभी पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 600 पीपल रीड हिंदुस्तान टाइम्स एंड 700 पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, हाउ मेनी पीपल रीड बोथ न्यूज़पेपर। अब मुझे बताओ, देखो पूरे पीपल्स हैं जो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसका मतलब कि हमने मान लिया लेट देखो न्यूज़पेपर कौन कौन सा है, हिंदुस्तान टाइम्स है और टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो हिंदुस्तान टाइम्स वाले पीपल को हम मान लेंगे एच से डिनोट कर लेंगे, और टाइम्स ऑफ इंडिया को हम डिनोट कर लेंगे टी से। तो लेट एच बी द पीपल हु रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, एज क्या है हमारे पास, ऐसे पीपल हैं जो क्या करते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर रीड करते हैं। एंड लेट टी बी द पीपल, ठीक है, लेट एच, इसको आप सेट मान लो, लेट सेट एच बी द पीपल हु रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स, एंड लेट सेट टी बी द पीपल हु रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो 1000 पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन है, वो सभी के सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ मेंबर या नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल। ठीक है, ये समझ में आया, ये मैंने क्यों लिखा, सॉरी 100 नहीं 1000 के इक्वल हो जाएगा, ये क्यों लिखा मुझे प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए क्यों लिखा मैंने। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि पूरे के पूरे पीपल क्या करते हैं, अगर वो पूरे के पूरे पीपल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसका मतलब या तो वो क्या करते होंगे, हिंदुस्तान टाइम पढ़ते होंगे या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते होंगे। इसका मतलब या तो वो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। ऐसे टोटल पीपल कितने हैं हमारे पास, 100 है। और क्या पूछा कि 600 पीपल रीड हिंदुस्तान, तो नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन एच इज इक्वल टू, तो ये हमें दिया कितना 600 टाइम्स एंड 700 पीपल रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये सेट क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टी, और ये कितने हैं 700 पीपल हैं। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी पीपल रीड बोथ न्यूज़पेपर, इसका मतलब हमसे पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो ये देखो इसकी वैल्यू फाइंड करना, ये माइनस में होती है, जब माइनस में इधर लेके आओगे तो मैं यहाँ पर इसको आगे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच प्लस एन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी।
अब यहाँ से ये जो वैल्यू हमें वो गिवन है 1000 इज इक्वल टू हिंदुस्तान टाइम्स कितने पीपल पढ़ते हैं, तो 600 पीपल। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 700। हमसे पूछा है ऐसे कितने लोग होंगे जो दोनों ही पढ़ते होंगे, तो 600 प्लस 700 ये कितना हो जाएगा 1300। अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का है, तो ये इधर रह जाके प्लस हो जाएगा, तो एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू, और ये प्लस का 1000 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1000। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 300। इसका मतलब ऐसे कितने 300 पीपल, ऐसे 300 पीपल होंगे जो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ही पढ़ते होंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो भी सेट्स के टाइप होते हैं सभी टाइप को हमने आपके साथ डिस्कस किया है, और लगभग मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व कराया है। आप कोशिश कीजिए, मैंने जो क्वेश्चन कराए उनको तो प्रैक्टिस कीजिए, साथ में इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जो सेट का पूरा कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है हमारा ये वाला पार्ट, जो सेट्स के सभी पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। अगर आप एक बार हमसे सेट्स के कॉन्सेप्ट को और ये सेट्स के पूरे पार्ट को अगर आप देख लेते हो तो आपको सेट्स फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ मैंने इसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ाया था। तो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ ब्रीफ में कि मैं क्या क्या आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहला पॉइंट तो था हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सेट्स। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, और इसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मैंने आपको बताया था। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। ये सब क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैं बहुत डीपली जाके आपको एक्सप्लेन किया हूँ। उस रोस्टर फॉर्म को हम क्या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट क्या होता है। चौथा मैंने आपको पढ़ाया था इक्वलिटी सेट या इक्वल सेट क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि पावर सेट क्या होते हैं। ठीक है, पावर सेट के बाद हमने ये भी देखा था कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा चुका हूँ। फाइनाइट सेट के बाद हमने ये भी समझा कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। लास्ट में फिर हमने ये भी देखा कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट। इन सब की डेफिनेशन एग्जांपल में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और ऑपरेशन ऑफ सेट्स में मैंने आपको 3 टाइप के ऑपरेशन बताए थे। फर्स्ट हमने देखा था यूनियन ऑफ सेट्स, फर्स्ट हमने क्या देखा था यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड हमने देखा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके बाद हमने और डिस्कस किया था किसके बारे में, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं। इसके बाद है ना कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आज हमने देखी है। लगभग मैं इस सेट टॉपिक के बारे में हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप सेट्स के मेरे एक से लेकर लास्ट तक पूरे पार्ट देखते हो तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फिर आपको कहीं से भी सेट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो एक बार में इतनी अच्छे से पढ़ लो कि आपको बार बार कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। और मेरा एक ही तरीका है कि मैं बिना बेसिक बताए आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। अगर मैंने आपको बेसिक बताया है उसका तभी मैं आप उसको क्वेश्चन है उसका जो भी सॉल्यूशन है किस तरीके से हम करते हैं वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। अगर जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है वो आप कितनी ट्रिक याद कर लो, कितने ही तरीके याद कर लो, आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे। जब क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप हर एक क्वेश्चन को कितने डिफिकल्ट लेवल का हो चाहे कितने इजी लेवल का हो या किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो आप आसानी से उसको बना पाओगे अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सेट चैप्टर था वो लगभग आज की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो कई टाइप के
क्वेश्चन हो सकता है रह गए हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो। और इसके बाद हम कैलकुलस का नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम रिलेशन एंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये बाकी के जो कंटेंट है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ एक से लेकर पहले पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक अगर आप देखेंगे तो कैलकुलस का जो हमने अभी पहला टॉपिक स्टार्ट किया था सेट्स, उसमें भी मैंने आपको जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये हर एक चीज़ मैंने बहुत बेसिक से आपको कराई है और साथ में मैंने इसके कई क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराए हैं। लगभग मैं इसके 100 MCQ क्वेश्चन आपको सोल्व करा चुका हूं जो सिर्फ टोटली डिपेंड है सेट्स पर। सोचिए मैं अगर सेट्स के आपको 100 क्वेश्चन करा चुका हूं तो इसके बाद हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लिमिट्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। अगर आप पूरे टॉपिक को अच्छे से देखते हो तो कैलकुलस के अंदर ही हम लगभग 500+ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं कैलकुलस के अंदर ही से। और अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपको मुझे नहीं लगता कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत हो। आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ बाकी के पार्ट देखकर हमें बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।